इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश के माध्यम से हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले गुलशन यादव पर अब 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी के गुंडा नरेश रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ राजनीतिक अदावत रखने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आज भी प्रयागराज में गुलशन यादव की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गुलशन यादव पर हत्या, लूट, डकैती जैसे 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक गुलशन यादव की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कार्यवाहक सपा जिलाध्यक्ष गुलशन यादव का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उन पर 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुर्क बाग का आम बेचने के मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस मामले में अभी तक गुलशन यादव को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गुलशन यादव की गिरफ्तारी के लिए पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। उसके बाद आईजी प्रयागराज अजय मिश्रा ने गुलशन की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हालांकि जिस तरीके से इनाम बढ़ रहा है और साथ ही साथ कानूनी शिकंजा भी लगातार गुलशन यादव पर कसता जा रहा है, इससे गुलशन यादव की टेंशन बढ़ती जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि गुलशन यादव के खिलाफ राजनीतिक दुश्मनी साधी जा रही है। फिलहाल गुलशन यादव के खिलाफ कार्रवाई से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ी थी। देखना यह होगा कि गुलशन यादव को प्रतापगढ़ पुलिस कब गिरफ्तार करती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ इंडिया वॉइस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में नदियां खोदी जा रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नालों का पानी नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे नदियां दिन ब दिन और भी प्रदूषित होती दिख रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार की सियासत पर बड़ा बयान दिया। कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन लग रहा है नीतीश कुमार मजबूरन मुख्यमंत्री पद से रिटायर हो जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रा पंखुड़ी के मदद को ठुकराने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि समाजवादी पार्टी पंखुड़ी को मदद देना चाहती थी, उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाना चाहती थी, लेकिन इसमें भी सियासत हो चली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सियासत बड़ों को करना चाहिए, इसमें बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, बड़ा हमला कर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि 27 केरल में समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ इंडिया वॉइस लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के रकाबगंज वार्ड के नाई की मंडी इलाके में गालिब मेंशन के नाम की अवैध बहुमंजिला इमारत का निर्माण धड़ल्ले से पूरा किया जा रहा है, और जो कि आगरा विकास प्राधिकरण ने इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान। आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं।
ताज़ा मामला आगरा के जो रकाबगंज वार्ड है नाइकी मंडी क्षेत्र में गालिब मैंसन नाम से एक विशाल इमारत की शिकायतकर्ता के द्वारा लगातार शिकायतें आला अधिकारियों से की गई, लेकिन बावजूद इसके आला अधिकारियों से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से नहीं की गई है। कह सकते हैं कि शिकायतकर्ता ने जिस तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत संरक्षण देने के आरोप लगाए थे, कहीं ना कहीं वह सही भी साबित होते देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा विकास प्राधिकरण अपनी साख को बचाने के लिए कब तक इस अवैध विशाल इमारत पर कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। बरेली से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कथावाचक और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ राम भद्राचार्य के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दो कथावाचकों की प्रतिक्रिया के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जो कथावाचक है वो मौसम के हिसाब से करते हैं कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव है तो उसी को लेकर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि जो भारत है वो हिंदूवादी राष्ट्र देश बनाएगा, लेकिन उनका साफ तौर पर मौलाना का कहना है कि ना तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा ना ही इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इसकी जो सुंदरता है वो उसी में बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मौलाना के इस तरीके के बयान के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। देवरिया में समाजवादी पार्टी ने छोटे विद्यालयों के मर्जर के सरकारी निर्णय का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि। देवरिया जनपद में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 50 से कम छात्र छात्राओं वाले विद्यालयों में मर्जर विलय खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी नेताओं ने इसे शिक्षा अधिनियम 2009 एवं बच्चों के अधिकार के खिलाफ बताते हुए इसे जन विरोधी करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा 800 की आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सत्यापन होनी चाहिए। इसी प्रावधानों को के तहत प्रदेश में विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी, सरकारी कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगने तथा अन्य प्रशासनिक कारणों के कई विद्यालयों के बच्चों की संख्या आए दिन घटती जा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी जनहित में बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होगी। वहीं आपको बताएं कि सरकारी विद्यालय में आज तक की जितनी भी कमियां होती जा रही हैं, अति विद्यालय जर्जर है। विद्यालय में बच्चों की कमी को देखते हुए अति लोग परेशान है और क्रोधित है। वहीं आपको बताएं कि इस पे कार्रवाई देखते हैं सरकार कब तक क्या करती है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। हमीरपुर जनपद के मोदहा तहसील के अड़तरा गांव में एक अनोखा और वायरल होते हुए प्रदर्शन करते हुए सामने आए हैं, जहां पर एक युवक ने सड़क न बनने से नाराज होकर डमरू और थाली बजाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर जिले से एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मौदा थाना क्षेत्र के अड़तरा गांव का है, जहां एक युवक है हरिकिशन नाम का, जो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। उसका कहना है कि जो वहाँ की सड़कें हैं, गांव की सड़कें हैं और नाले हैं, नालियाँ हैं, वहाँ नहीं बन रही हैं। और कई सालों से वहाँ के ग्रामवासी परेशान रहते हैं। स्कूल जाने में बच्चों को भी दिक्कत होती है। जो ग्रामीण लोग हैं उनकी भी शिकायत करने के बाद भी न विधायक ध्यान दे रहे हैं, न प्रशासनिक अमला ध्यान दे रहा है। उन्होंने सरकार की तरफ भी निशाना साधा है कि जो सड़क है वहाँ का निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उसने 3-4 वीडियो अपलोड भी किए हैं सड़क को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हरिकिशन नाम का युवक है वो
थाली और डमरू बजाता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन या प्रशासन या सत्ता के लोग कब उस गांव की तरफ ध्यान देंगे। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। हरदोई के सवाजपुर में बदमाशों ने चलती बाइक पर जा रही महिला के कानों से कुंडल नोच लिया और जिससे महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में आज एक फिर लूट का मामला सामने आया। आपको बता दें, बाइक सवार महिला अपने घर जा रही थी तो वहीं रास्ते पर दो अज्ञात बदमाश आए और महिला के चलती बाइक से कान के कुंडल छीन लिए। हालांकि आपको बता दें, जब कुंडल छीने उसके बाद महिला बाइक से नीचे गिर गई और उसको तत्काल वहां के जो राहगीर थे वो सूचना पर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई क्योंकि उसके सर पर चोटें आ गई थी। तो डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला सवाजपुर कोतवाली क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची है, घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि पुलिस ने जो टीमें गठित की हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, कहा है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि हरदोई ज़िले में जो लगातार चोरियां भी हो रही थी, अभी तक उन चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा क्या ये लूट जो हुई है, इस लूट का पुलिस खुलासा कर पाएगी या पुलिस के हाथ खाली बने रहेंगे। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सीताराम डेरा पुलिस ने दल बल के साथ धनबाद से आ रहे करोड़ों रुपए के अवैध लॉटरी टिकट का खुलासा किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। जमशेदपुर पुलिस अब अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ सख्त दिख रही है। लगातार जमशेदपुर पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि अवैध कारोबार लॉटरी का चल रहा है। अवैध लॉटरी का कारोबार फल फूल रहा था जमशेदपुर में। इसी दौरान जो है जमशेदपुर पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए मांगो बस स्टैंड से अवैध लाखों रुपए की लॉटरी को बरामद किया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का मानना है कि लगातार जमशेदपुर शहर में लॉटरी का अवैध कारोबार चल रहा था, जिससे गरीब लोगों को काफी परेशानी होती गरीब, और पुलिस ने लगातार छापामारी के दौरान इसको कल गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस का यह भी मानना है कि जो लॉटरी कारोबारी है, अब लॉटरी कारोबार अवैध तरीके से ना करें, अवैध तरीके से कारोबार करने वाले को पुलिस छोड़ेगी नहीं। सीताराम डेरा पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई को जो अंजाम दिया है, जो कार्रवाई की है, ये काफी सराहनीय कार्य है और लगातार जमशेदपुर शहर में जो अवैध तरीके से लॉटरी फल फूल रहा था, अब वो बंद दिखेगा। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अख्तर। कानपुर देहात पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बड़े बयान को देते हुए कहा कि जल्द ही कानपुर देहात का नाम बदला जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। जल्द ही कानपुर देहात का बदला जाएगा नाम, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दिया संकेत। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के कुम्भी का है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क का निरीक्षण करते हुए सभी अधिकारियों के द्वारा इस पूरे पार्क को जल्द ही डेवलपमेंट करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कानपुर में अब इंडस्ट्री लगाने की जगह नहीं है, इसलिए जितने भी बड़े उद्योगपति या उद्यमी हैं वो कानपुर देहात के प्रति अग्रसर हैं। जल्द ही यहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक नगरी बनकर तैयार होगा, जिससे क्षेत्र के और जिले के लोगों को बेरोजगारी से दूर करेगा। उन्होंने बताया कि चपरघटा में एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, जो देश में टेक्सटाइल मशीनों को सप्लाई करने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कानपुर देहात के आगे से देहात शब्द को हटाकर नाम परिवर्तित किया जाएगा और इसका प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया और जल्द ही इसमें विचार कर इसका नाम भी परिवर्तित किया जाएगा। इस पूरे मामले के संकेत देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि जल्द ही इस पूरे जिले को नए रूप में देखा जा सकेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। लखीमपुर खीरी से मुहर्रम के दौरान एक बड़ी घटना टलने की खबर सामने आई है। शहर के बनवारीपुर करबला ले जाते समय 170 फीट ऊंचा ताजिया अनियंत्रित होकर 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम सिंह। मुहर्रम का महीना चल रहा, मुहर्रम की 10वीं के दौरान लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा टला है।
जी हाँ, आपको बताते चलें करबले के मैदान में सुब्रत के खाक के लिए जो ताजिया जो जा रही थी, ताजिया के दौरान जो 170 फीट का एक ताजिया बना हुआ था, जो विशाल काय जो ताजिया था, तो ताजिया में सैकड़ों की तादाद में भीड़ जो लिए जा रही थी। वहीं पे ताजिया जो और हाइट बना था, जिसकी हाइट 170 फीट बताई जा रही है, वो ताजिया 11,000 लाइन पर धराशायी हो गया। इस दौरान ताजिया 2 हिस्से में बंट गया। कहीं ना कहीं बिजली विभाग के सजग होते हुए बिजली की लाइन पहले से कटी हुई थी, तभी ताजिया में करंट नहीं उतरा। आपको बता चले लखीमपुर खीरी में पिछले मुहर्रम के दौरान मोहम्मदी क्षेत्र में एक ताजिया सुब्रत खाक को लेकर ओवरहाइट ताजिया, एक मौत के अलावा कई लोग घायल भी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन करबले के मैदान में अगर देखा जाए तो कई ताजिया ऐसे देखने को, कहीं पुलिस की बड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब बिजली का तार में अगर बिजली प्रवाह चल रही था, तो कहीं ने शासन प्रशासन को इस बात को लेकर भी एडवाइजरी जो रायबरेली में दबंगों के अब पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। जय गुरुदेव होटल में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। प्रदेश में भले ही दबंगों का भय समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक मुहिम चलाई गई, लेकिन इसके बाद भी रायबरेली में आज भी दबंगों का भय व्याप्त है। इसकी एक नज़ीर सामने आई है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के मतीनगंज चौराहे के समीप का है, जहां पर एक जय गुरुदेव नाम का होटल है। वहां पर दबंगों का कहर घंटों छाया रहा। बता दें कि घंटों दबंगों के द्वारा मारपीट की गई, वह होटल संचालक से बदतमीजी की गई और होटल में रखे हुए सामान की तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल स्वच्छ रखने के लिए ऐसे दबंगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही के दिशा निर्देश और आदेश दिए गए हैं, लेकिन रायबरेली में ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि रायबरेली में आज भी दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। बता दें कि ये वायरल वीडियो के आधार पर रायबरेली पुलिस के हाथ पैर फूल आए हैं और इस पर किसी तरह से आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन साफ तौर पे ये तस्वीर गवाह है कि रायबरेली में आज भी दबंग हावी हैं और किस तरह से वो अपना भय व्याप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है और समाचार की सुर्खियां बना है, क्या इसके बाद ऐसे दबंगों के खिलाफ रायबरेली पुलिस कार्यवाही करने में किस कदम तक जाती है और क्या कार्यवाही करती है, ये तो खैर देखने वाला समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पर रायबरेली पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अब खबर बीकानेर से है, जहां पर राजनीतिक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बहुप्रतीक्षित बीजेपी जिला देहात कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता के सिंह। नगरी बीकानेर जिले की देहात कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। इस घोषणा की बात करें तो एक तरह से बड़ा कैलकुलेशन यह कहा जा सकता है कि श्याम पंचारिया जो कि जिला देहात अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग है जो कहीं ना कहीं काम आई है। उनकी तमाम जाति वर्ग के लोगों को साथ साधते हुए उन्होंने ये बड़ा काम किया है। कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी बड़ा मार्गदर्शन रहा है, उसी के चलते यह कुछ संभव हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह कही जा सकती है कि इस जो कार्यकारिणी में सबसे पहले महामंत्रियों की अगर हम बात करें तो महामंत्रियों में युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी गई है। खासतौर से कैलाश विश्नोई की बात करें, चाहे तोलाराम कुकना की बात करें जो कि पहले से ही मंडल अध्यक्ष हैं देहात में, उसी तरह हम बात करें दिलीप सिंह आड़सर की, तो बराबर ये लोग तीनों ही इतने सक्रिय लोग हैं, बराबर इन्होंने एक तरह से काम किया है और इस काम का इनाम माना जा सकता है। कहीं ना कहीं खाजूवाला के विधायक हैं विश्वनाथ, उनका भी कहीं ना कहीं जो तोलाराम कुकना को नज़दीकी बताया जा रहा है, तो वहीं कैलाश विश्नोई, बिहारी विश्नोई के आसपास नज़दीकी बताए जा रहे हैं। कौलायत से अंजुमान सिंह जो कि देवी सिंह भाटी के पोते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो फीडबैक है दादाजी के सहयोग से कहीं ना कहीं वो भी शामिल होता नज़र आया है। उसके अलावा ताराचंद सारस्वत की बात करें जो कि श्री डूंगरगढ़ से विधायक हैं, उनका भी एक राय मशवरा लेते हुए लोगों को एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा
फीडबैक लेकर श्याम पंचारिया के द्वारा यह सब कुछ किया गया है। के सिंह, इंडिया वॉइस। सिद्धार्थनगर में बहुचर्चित धान घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 के इनामी नरसिंह चौधरी को एसआईटी की टीम गठित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। के मामले में 25,000 का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में एसआईटी की टीम ने सफलता पाई है। आपको बता दूं कि धान खरीद मामले में इन्होंने घोटाला किया था, जो कि इसकी जांच चल रही थी। जांच के बाद एसआईटी टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले का है। आपको बता दूं कि अभियुक्त से जब पूछताछ के अनुसार पता चला कि इसमें जो नरसिंह चौधरी जो थाना सोनाहा जनपद बस्ती का निवासी था, एसआईटी टीम ने पूछताछ की तो उससे पता चला कि अभियुक्त ने बताया पूर्व पीसीएस प्रबंधक अमित चौधरी द्वारा विश्वास में लेकर पीसीएफ के अकाउंट से काफ़ी पैसा करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए आसपास नरसिंह जो है चौधरी ने अकाउंट में डाला था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी डिटेल बताई। ये जब गिरफ्तार किया गया और उसे पूछताछ की गई इस मामले को लेकर, तब उसने ये जानकारी दी। जबकि ये फरार चल रहा था, 25,000 का इसके खिलाफ जो है वो भी इनाम भी घोषित किया गया था। अब एसआईटी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। सीतापुर दिल्ली हाईवे पर हेमपुर के पास इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। शव के हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। दिल्ली हाईवे के निकट हेमपुर गांव में शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना राहगीरों ने एक संदिग्ध शव मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य संकलित करते हुए जांच पड़ताल शुरू की और परिजनों को अवगत कराया गया कि एक शव प्राप्त हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने अपने बच्चे की शव के रूप में शिनाख्त की। बताया जा रहा है कि हर्षित 25 वर्ष उम्र अपने ससुराल मोहाली दवाई लेने के लिए गया हुआ था। कई महीनों से रीढ़ की समस्या से जूझ रहे हर्षित लगातार मोहाली से दवाई कर रहा था, लेकिन देर रात तक घर न वापस आने पर परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। लेकिन के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय यह है कि सदस्य ग्राम पंचायतों के पद पर नामांकन काफी कम हुआ है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। नामांकन समाप्त हो चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब कह सकते हैं कि जो नामांकन पत्र थे उसकी स्क्रूटनी यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से पंचायतों में इस बार जो पद थे उन पदों के सापेक्ष जिस प्रकार से कम नामांकन हुए उसको लेकर अब चिंता जाहिर होने लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिंता इस बात की है कि संवैधानिक संकटों को उभारने के लिए जो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं सदस्य ग्राम पंचायत जो होते हैं उस पर इस बार सबसे कम नामांकन यहाँ पर हुए हैं। यानी 55,000 से ज़्यादा पदों पर सिर्फ 28,000 के करीब नामांकन यहाँ पर हुए हैं। इस बात का प्रमाण है कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी जनता की जो उदासीनता है वो दूर नहीं हो पाई है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य निर्वाचन आयोग हो या पंचायत राज विभाग हो, उन्हें जनता की समस्याओं की सुध लेनी चाहिए थी ताकि जनता पंचायत चुनाव के प्रति अपना उत्साह यहाँ पर दिखा पाती है। और आने वाले दिनों में ये उत्साह पंचायत चुनाव में बड़े रूप में यहाँ पर सामने भी आता, जनता जुटती नजर आती। लेकिन जिस प्रकार से उदासीनता यहाँ पर देखने को मिली है वो सवाल खड़े कर दिया है। इसमें देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पंचायत राज विभाग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो वो किस रूप में इन समस्याओं को दूर कर पाता है, क्या कुछ निर्णय ले पाते हैं। कैमरामैन नाथुनाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के मामले में पूरी तरीके से विफल है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। पार्टी भाजपा पर एक बार फिर हमलावर हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के 4 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए, लिहाज करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन तरह तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, महिला
महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण वाहरा, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम है, प्रदेश के अंदर अपराध कायम है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मेट्रो सिटी में यूरो 6 वाहन चल रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भी जो हिल ड्राइविंग लाइसेंस है उनको लागू करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार इन सब चीज़ों की अनदेखी कर रही है। तो वही पंचायती चुनाव को लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पंचायती चुनाव भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून सीजन चल रहा है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही हैं, भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाह रही है और किसी बहाने जो आम जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त करना चाहती है। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गुसाई बड़ा गांव पहुंचेंगे और जहां सीएम के द्वारा तमाम विशेष जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता के सिंह। बीकानेर के लिए मंगलवार का दिन खास रहेगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गुसाईसर बड़ा गांव पहुंच रहे हैं। पहुंचने के पीछे कारण है, वहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन होना है। उसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का अवलोकन करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो भजन लाल शर्मा का जो कार्यक्रम है। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।